आइए हम लोग एमलगमेशन में परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आज एक और नया मेथड सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो पुराना वाला मेथड है उसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे और फिर नए मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर आज कौन सा क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 और बुक का है पेज नंबर 11.73। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैं आपको दिखाता हूं, तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने अपनी बुक ओपन कर ली है, दिखाते हैं आपको। आइए पहले हम एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जो कि हम जानते हैं उसी से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में आपको मर्जर मेथड का कंसेप्ट बताएंगे। तो पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे। फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो हमारे पास ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें हमारे पास जनरल रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व, सरप्लस सब दिया हुआ है। स्टैच्यूटरी रिजर्व के ऊपर मैंने पहले से ही मार्क लगा दिया है, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिजर्व को खास सम्मान देना पड़ता है जब हम एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करते हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, हमें याद है। और उसके बाद हमारे को नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट्स दे रखे हैं। अब लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2013 ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स हैं जी? कि बिल्डिंग एंड मशीनरी आर वैल्यूड एट 6 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए लिमिटेड ने कहा कि तुम्हारी बिल्डिंग और मशीन की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। ए लिमिटेड विल इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो मुझे उन्होंने एक पेमेंट बता दी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट हमें बता दी। फिर लिखा है ए लिमिटेड विल इशू 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। चलिए, इक्विटी शेयर्स को 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 100 रुपए का पार पे शेयर दे रहे हैं। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट है। फिर लिखा है ए लिमिटेड विल इशू 2,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो ये भी एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। ए लिमिटेड विल बेयर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। यानी अब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन के खर्चे भी पे करेगी, तो उसकी एक एंट्री और डाल देंगे। स्टैच्यूटरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। वो कह रहा है कि आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व 2 साल तक और मेंटेन करने हैं। फिर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एज्यूमिंग एमलगमेशन नंबर 1 इन द नेचर ऑफ परचेज एंड नंबर 2 इन द नेचर ऑफ मर्जर, और ए लिमिटेड स्पेंड 20,000 ऑन लिक्विडेशन ऑफ बी लिमिटेड। यानी परचेज से भी करना है और मर्जर से भी करना है। और यहां पर जो खर्चों का अमाउंट नहीं दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, आगे जाके लिखा हुआ है कि 20,000 के एक्सपेंसेस पे करने हैं। बोलिए, ये बताइए सबसे पहले कि परचेज कंसीडरेशन कौन से मेथड से निकलेगा? बच्चे कह रहे हैं सर परचेज कंसीडरेशन नेट पेमेंट मेथड से निकलेगा, और उसके लिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, सिर्फ यही 2 पॉइंट मेरे काम के हैं। हम सभी जानते हैं कि डिबेंचर्स की पेमेंट हम लेते नहीं है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम लेते नहीं है। चलिए पहले पीसी निकालेंगे, फिर सारी की सारी अकाउंटिंग करेंगे। आप चाहो तो वीडियो रोककर खुद कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम जो सिखाने वाला शुरू होगा वो उसके बाद शुरू होगा, जब हम परचेज नहीं मर्जर मेथड के ऊपर आएंगे। आइए जी, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। वीडियो रोक दिया या अभी भी कॉपी कर रहे हो? इलस्ट्रेशन नंबर 18 जे आर मोंगा
पेज नंबर है 11.73। थोड़ा सा फोकस। और हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, और हम सबसे पहला वाला ऑप्शन कर रहे हैं जब एमलगमेशन को इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा तो कैसे काम होगा। ये मैंने अपने पास जर्नल ड्रॉ कर लिया, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। चलिए, अब हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें अपने रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। यहां पर नेट पेमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, और यही हमारा सबसे पहली प्रेफरेंस भी होती है। इसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या पेमेंट दी गई टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और कोई पेमेंट हम यहां इंक्लूड नहीं करते। फिर हम देखते हैं पेमेंट किस फॉर्म में की गई, और फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसका अमाउंट ढूंढ लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ये सारी बातें हमें याद हो गई हैं, मैं फिर भी आपको रिकॉल करवाता रहता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर आप भी ना भूलते नहीं हो रिकॉल करवाना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दिए गए, और क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए। चलिए जी, पॉइंट नंबर 2 देखिए। वहां लिखा है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स हम देंगे, 10 रुपए वाले शेयर हम आपको 12 रुपए पर देंगे। तो मेरे पास ये जो वैल्यू निकल के आती है 50,000 इंटू 12 रुपए 6 लाख। और प्रेफरेंस वालों को हमने कहा कि हम आपको 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे, और 100 रुपए का 100 रुपए पर ही देंगे, कुछ एक्स्ट्रा की उम्मीद मत करना। तो ये 2 लाख रुपए हो गए। अब मेरा परचेज कंसीडरेशन ये कितना हो गया, 8 लाख रुपए। अब आप अकाउंटिंग का मेथड क्या फॉलो करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, पीसी तो 8 लाख ही रहेगा। ठीक है सर, पीसी मिल गया तो फिर हम अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा हो जी। बच्चों ने कहा सर हम ऐसा करते हैं, आपको बताते जाएंगे क्या क्या एंट्री लिखनी है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बताओ क्या एंट्री लिखूं। सर सबसे पहली एंट्री तो होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है जी, हमने पहली एंट्री डाल दी। पहली एंट्री तो बहुत सिंपल होती है। सर दूसरी एंट्री तो उससे भी ज्यादा सिंपल होती है। बताओ कौन कौन से एसेट आपने लिए हैं और किस वैल्यू पर लिए हैं। तो सर हमने तो सभी एसेट लिए हैं, कोई एसेट हमने छोड़ा नहीं है। तो सभी एसेट लिए हैं तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग आपने वैल्यू लगाई थी 6 लाख। आहा, हम तो ऊपर अमाउंट ही डालना भूल गए। अब मैं कभी भूल जाऊं तो आप डाल लिया कीजिए बेटे। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी सर ली थी 3 लाख।
फर्नीचर, एक 15, स्टॉक 2 25, उसके बाद डेटर्स 1 60 और बैंक 80,000। एक लाइन को हमने छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें पता नहीं कि गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में एक तो डिबेंचर्स हैं 2 लाख के और एक क्रेडिटर्स है 1 लाख का। तो 10% डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 2 लाख और क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 1 लाख। जल्दी से मुझे चेक करके बताइए क्या कुछ और लाइबिलिटी में आएगा। तो ये एसेट्स लिए हैं आपने, ये लाइबिलिटीज आपने ली हैं, और ये वैल्यू एग्रीड वैल्यूज आती हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज, ये था 8 लाख। अब हमें टोटल लगा के देखना होगा कि क्या वैल्यू आ रही है। 8 और 2 10 और 1 11, तो क्रेडिट तो 11 लाख है, डेबिट को चेक करो। 6 लाख जमा 3 लाख जमा 1,15,000 जमा 2,25,000 जमा 1,60,000 जमा 80,000, 14,80,000। तो ये वैल्यू तो कम आ रही है, तो -11 लाख। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है 380। क्रेडिट साइड में शॉर्ट आ रहा है 3,80,000। चलिए जी, यहां लिखेंगे 3,80,000 और यहां लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, बीइंग assets and liabilities recorded, being assets and liabilities recorded। आइए जी, उसके बाद सर इसकी पेमेंट की एंट्री डालनी होगी, और पेमेंट की एंट्री क्या होगी, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर कुछ बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा, वो गलती कर सकते हैं। सारा का सारा इक्विटी कैपिटल में नहीं जाएगा। हमने जो शेयर दिए हैं वो 10 रुपए के हैं, उनका प्रीमियम 2 रुपए का है, और ये हमने फेस वैल्यू पर दिए हैं। तो सर ये आ गया 5 लाख, ये आ गया 2 लाख, और ये आ गया 1 लाख। टोटल हो गया 8 लाख। बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड, बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड। इसके बाद हमने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना था, और उसके बारे में लिखा था कि वो अपने 12% डिबेंचर दे देंगे। तो पॉइंट नंबर 4, 10% डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ये हमने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया। बीइंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड,
ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ और एंट्रीज क्वेश्चन में ढूंढनी होती हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व, जैसे कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और जैसे कि स्टॉक की एडजस्टमेंट। कॉमन डेप्ट भी हो सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शनल और एडजस्टमेंट होती हैं जो हमें क्वेश्चन में ढूंढनी होती हैं। बताइए, क्या इस क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व का ट्रीटमेंट है? यस। क्वेश्चन कह रहा था कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। बताइए, स्टैट्यूटरी रिजर्व की एंट्री बताओ। स्टैट्यूटरी रिजर्व की एंट्री होगी एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मुझे स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम नहीं दिए हुए तो मैं भी हेडिंग में स्टैट्यूटरी रिजर्व ही डाल दूंगा। तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व है हमारे पास 90,000, तो 90,000 और 90,000 बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड रिकॉर्डेड। एंट्री नंबर 6। अब हमें ढूंढना है कि क्या कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। तो यस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए अगर ऊपर वाली एंट्री में गुडविल आता तो मैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देता। अब ऊपर कैपिटल रिजर्व आया है तो मैं लिख दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर दिया। ये लीजिए। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मैं यहां पर गुडविल टू बैंक लिखता तो क्या गलत होता? मैंने कहा नहीं, तो भी ठीक होता। आप यहां गुडविल टू बैंक लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको नीचे एक और एंट्री डालनी पड़ती, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैंने क्या किया, उन दोनों एंट्री को कंबाइन करके सीधा एक ही एंट्री डाल दी ताकि हमारा समय बच जाए, हमारी लेबर बच जाए। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया। अब कोई कॉमन डेब्ट था? नहीं। क्या कोई स्टॉक की एडजस्टमेंट थी? नहीं। तो ये क्वेश्चन मेरा यहां पर कंप्लीट हो गया। बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद क्वेश्चन मुझसे मांग सकता था कि मुझे बैलेंस शीट बना के दिखा दो। तो आइए, अब मेरे पास समय है ही तो मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा देता हूं। हालांकि हमसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं गई। सर आप भी ना कमाल करते हो, जो वो मांगता नहीं है वो भी बना देते हो। ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हां, हमसे वो जो पूछेगा हम बना सकते हैं। बैलेंस शीट एक बार बना के दिखा देते हैं। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस में बना रहा हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बताइए जी, हेडिंग बताओ, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आएगी सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमारे पास एक तो आएगी इक्विटी कैपिटल, पहले से थी 16 लाख और अब हमने उनको दिया 5 लाख, तो 16 और 5 21 लाख। हमने 5 लाख की कैपिटल दी है, 1 लाख का प्रीमियम दिया है। और फिर मेरे पास आएगी 12% की प्रेफरेंस कैपिटल। तो 12% की हमने प्रेफरेंस कैपिटल दी है 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, पहले से ही ए लिमिटेड के पास था जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 9 लाख, क्योंकि बी से हमें एंट्री में कोई रिजर्व नहीं मिला। स्टैच्यूटरी रिजर्व, ए लिमिटेड के अपने स्टैच्यूटरी रिजर्व थे 150 और एंट्री में बी से हमें मिला है 90,000, तो ये हुआ 240। सरप्लस 280, और एक नई एंट्री हमारे पास आई थी कैपिटल रिजर्व,
ये कैपिटल रिजर्व आया था 380, जिसमें से 20,000 नीचे हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए थे। तो 3,80,000 माइनस 20,000, 360। उसके बाद हमारे पास आएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास 12% के डिबेंचर्स आएंगे 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा। अब एसेट साइड में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग के थे, 9,30,000। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आपको एग्जाम में इसका वर्किंग नोट बनाना होगा। यहां बैलेंस शीट के फेस पे कुछ मत लिखना। मशीनरी 5,60,000 की थी, और हमने उसकी मशीनरी खरीदी 3 लाख रुपए में। और फिर हमारे पास फर्नीचर था 2,80,000 और प्लस 1,15,000। इन सबको जोड़ दो। 9,30 जमा 6 लाख, फिर 5,60,000 जमा 3 लाख, और जमा 2,80,000 प्लस 1,15,000। ये हुआ 27,85,000। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक 7,20 और 2,25, 9,45। डेटर्स 4,50 और 1,60,000, 6,10,000। बैंक, बैंक में 1,90,000 था, 20,000 हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे किए, और 80,000 हमें वहां से मिला। तो 1,90 माइनस 20,000 प्लस 80,000, 2,50। अब टोटल लगाना है ये 21 लाख जमा 2 लाख जमा 9 लाख जमा 2,40,000 जमा 2,80,000 जमा 3,60,000 जमा 5 लाख, 45,80,000। 27,85,000 जमा 9,45,000 प्लस 6,10,000 जमा 2,50,000, 45,90,000। अब क्यों फर्क आ गया? 27,85,000, 9,45,000, 6,10,000 और 2,50,000। वो कह रहा है जी डिफरेंस आ रहा है। अच्छा सर, इसमें आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 1 लाख। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपीस का। और यहां पर एक अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट पेंडिंग था। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट 90,000।
तो ये हो जाएगी 45,90,000 प्लस 90,000, 46,80,000। $46,80,000। और वहां पर भी 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, तो ये हो जाएगा 46,80,000। ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। आइए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, और हमारा अब नया कंसेप्ट है amalgamation in the nature of merger। amalgamation in the nature of merger ये कब होता है? when all the 5 conditions are satisfied। वो 5 कंडीशन क्या थी? नंबर 1, अब मैं सिर्फ शॉर्टकट में समझाऊंगा, परचेजिंग कंपनी will acquire all assets and all liabilities of vendor। यानी किसी एसेट और किसी भी लाइबिलिटी को मना नहीं करोगे। नंबर 2, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज आप एक्वायर करोगे एट बुक वैल्यू। अब अगर बच्चा कहता है सर पॉइंट नंबर 1 में इस कंडीशन को ब्रेक किया गया है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बुक कह रहा है कि ब्रेक नहीं करनी। तो मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे ब्रेक नहीं करनी। तीसरा, शेयर होल्डर्स को नई कंपनी में शेयर होल्डर बनाओगे, या यूं कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट करोगे, कैश में पेमेंट नहीं करोगे। और 5वीं कंडीशन थी कि आप बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। ठीक है। अब जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहा है कि आपको मर्जर मेथड लगाना है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये 5 कंडीशन फुलफिल हुई हैं। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हुई हैं, तो हम लोग जो अकाउंटिंग का मेथड फॉलो करेंगे, उस मेथड को नाम दिया गया है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे शॉर्टकट में मर्जर मेथड का नाम दे देते हैं। हालांकि मर्जर एक सिचुएशन है जिसका ट्रीटमेंट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये फिर भी इंटरचेंजेबली हम लोग बुक में यूज कर लेते हैं कि मर्जर मेथड या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब इस मेथड में हमारी क्या क्या एंट्रीज होती है? नंबर 1, पहले तो समझिए इसमें क्या क्या होता है। पहली एंट्री तो हमारी वही होगी, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। जो आपका पीसी था उसी से ये एंट्री पास कर दो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। जब आप बिजनेस को एक्वायर करोगे, व्हेन बिजनेस इज एक्वायर्ड। सेकेंड एंट्री, अब देखना बेटे सेकेंड एंट्री में क्या फर्क होगा। अब मैं लिखूंगा ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर कंडीशन होती थी कि परचेजिंग कंपनी विल एक्वायर ऑल एसेट्स, तो इसीलिए मैंने यहां पर अब ये कंडीशन के तौर पे लिख दिया कि सभी एसेट्स खरीदने होंगे। और फिर अगली कंडीशन कह रही है कि सभी एसेट को किस पर लेना होगा?
बुक वैल्यू पर लेना होगा। तो इसका मतलब परचेजिंग कंपनी जब सभी एसेट्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी तो वो बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेगी। यानी कि ये दो कंडीशन हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इनमें बदलाव हुआ है। ठीक है सर। इसके बाद मैं लिखूंगा टू ऑल लाइबिलिटीज, और यहां भी लिखूंगा एट बुक वैल्यू। यहां पर भी सभी लाइबिलिटीज लेनी है और याद रखना है कि बुक वैल्यू पर ही लेनी है। फिर लिखेंगे टू ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट जनरल रिजर्व। ये भी आप बुक वैल्यू पे लिख दोगे। फिर आप लिखोगे टू बिजनेस परचेज, जो आपका परचेज कंसिडरेशन था, और फिर आप लिखोगे टू जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। यानी कि मोटे मोटे तौर पे इस एंट्री पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा देखिए, पहली बात सभी एसेट लेने हैं और बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करने हैं, सभी लाइबिलिटीज लेनी है और वो भी बुक वैल्यू पर लेनी है। परचेज मेथड में आप लोग रिजर्व नहीं लिखते थे, लेकिन अब हम रिजर्व भी लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, वो हमारा जनरल रिजर्व में एडजस्ट होगा। यानी ये एंट्री में देखने से आपको चेंजेस समझ में आने चाहिए। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिफाई करेंगे। हमने जान के ये क्वेश्चन इसीलिए लिया कि आप इसे परचेज से भी करेंगे, मर्जर से भी करेंगे, तो आप इन डिफरेंसेस को फील कर पाएंगे। सर उसके बाद पेमेंट होगी, तो पेमेंट की एंट्री क्या थी? लिक्विडेटर टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू बैंक। अब यहां पर बैंक जो आता है ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स आता है, यानी कि यहां पर आप ओपनली बैंक नहीं देते हो, एक कंडीशन है कि फ्रैक्शन हो तभी देते हो। नंबर 4, अगर सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा हो तो इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय परचेजिंग कंपनी, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी यहां पर भी बेटे अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। पहले गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता था, अब हमारे यहां पर जनरल रिजर्व होगा। सर डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे, वो एंट्री सेम होगी। डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की एंट्री सेम होगी। सर स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्या करेंगे? तो बेटे स्टैट्यूटरी रिजर्व ऊपर वाली एंट्री में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस मेथड में क्योंकि हम वेंडर कंपनी के रिजर्व को सेकंड एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसीलिए स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए नो स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एंट्री इज रिक्वायर्ड। सर और कौन सी एंट्री हो सकती है? कॉमन डेप्ट हो सकता है, तो कॉमन डेप्ट की एंट्री आप बिल्कुल वैसे ही पास करोगे। ठीक है, आइए जी अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मर्जर मेथड लगाना है। आइए जी, सर ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में उसने किसी भी एसेट को लेने से इंकार किया है? आंसर इज नो। इसका मतलब सर पहले वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल्ड थी। दूसरा ये बताओ
किस किस एसेट की वैल्यू में चेंज किया गया था? वैल्यू में चेंज किया गया था बिल्डिंग और मशीनरी। इन दोनों की वैल्यू चेंज की गई थी, लेकिन जब मैं एंट्री बनाऊंगा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, तो मैं बुक वैल्यू पर एंट्री बना लूंगा। इसका मतलब सेकंड कंडीशन को मैं फुलफिल कर सकता हूं और आपको करके भी दिखाऊंगा। तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में फुलफिल्ड थी। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे थे। चौथी कंडीशन भी फुलफिल्ड थी। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी इक्विटी शेयर्स दे रही थी। और पांचवी कंडीशन भी फुलफिल्ड थी। बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, केवल इसे हमें एडजस्ट करना था। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 जे.आर. मोंगा। और अब की बार हम जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे बाय द मर्जर मेथड या बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पहली एंट्री, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब बेटे, पीसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा अकाउंटिंग का मेथड फॉलो कर रहे हो, तो पीसी तो आपका वही आएगा। यहां भी 8 लाख और यहां भी 8 लाख। ये लीजिए। अब समझिएगा सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री कहती है कि आपको सभी एसेट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देने की बात यह है कि मर्जर मेथड कहता है कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसे फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को लिखेंगे एट बुक वैल्यू। यानी कि पॉइंट नंबर 1 में कह रहा था कि बिल्डिंग को 6 लाख की लिया गया, उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मर्जर मेथड लगाओ। तो मर्जर में हम इसे उसी वैल्यू पर लेंगे जिस वैल्यू पर बुक्स में कहा गया होगा, बुक वैल्यू पर। मशीनरी लेंगे 310 और बाकी क्योंकि किसी एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। 1,15,000 फर्नीचर, 2,25,000 स्टॉक, 1,60,000 के डेटर्स और 80,000 का बैंक। 2, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अमाउंटेड टू 2 लाख, ये भी बुक वैल्यू पर। क्रेडिटर्स, ये भी बुक वैल्यू पर। अब मर्जर मेथड कहता है कि आपको उसके रिजर्व भी रिकॉर्ड करने हैं। तो एक तो मेरे पास था जनरल रिजर्व, इसकी फिगर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। स्टैच्यूटरी रिजर्व, अब देखो क्योंकि स्टैच्यूटरी रिजर्व यहीं पर रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए पॉइंट नंबर 6 मेरे पास अब अलग से काम नहीं होगा। स्टैच्यूटरी रिजर्व यहीं रिकॉर्ड हो गया।
उसके बाद सरप्लस, सरप्लस कितना था हमारे पास 70,000, और बिजनेस परचेज बिजनेस परचेज 8 लाख। अब आइए जी टोटल लगाते हैं। हमारा पहले डेबिट का टोटल देखते हैं कितना है। 450, 310, 115, 225, 160 और 80,000। हमने कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, तो ये बैलेंस शीट की वैल्यू से मैच करेगी। यस, 13,40,000 बिल्कुल ठीक मैच कर रही है, 13,40। लाइबिलिटीज को चेक करते हैं। 3 लाख जमा 8 लाख जमा 90,000 प्लस 70,000, ये हुआ 12,60,000। ये है 13,40,000 और ये है 12,60,000। इसका मतलब मेरी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है कितना, 80,000। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं जनरल रिजर्व को बैलेंसिंग फिगर लिखता हूं तो इसका मतलब डिफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। डिफरेंस इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। ठीक है, आप बुक के ऊपर मत जाना। बुक पहले डिफरेंस को निकालना चाहती है, फिर निकाल के एडजस्ट करना चाहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में या मोस्टली जगहों पर हम लोग डिफरेंस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। जब हम बैलेंसिंग फिगर लेते हैं तो इसका मतलब जो भी एंट्री में डिफरेंस आया वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि डिफरेंस तो हमें पहले से ही पता था कि कितना आएगा। ध्यान से देखिए, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई। दरअसल अगर मैं पुरानी बैलेंस शीट को देखूं तो इसकी जगह पर कैपिटल थी। कितने की कैपिटल थी, 7 लाख की कैपिटल थी। यानी कि ये पुराने वाली कंपनी की बैलेंस शीट को मैंने कॉपी किया है, सिर्फ एक चीज चेंज की है, 7 लाख की कैपिटल की जगह बिजनेस परचेज पीसी डाला है 8 लाख। तो 1 लाख का डिफरेंस है। वही आपकी बुक ने बताया है कि जब हम ये एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास 1 लाख का कैपिटल का लॉस आएगा। ठीक है, और बाद में उन्होंने एक और एंट्री डाल के इसे जनरल रिजर्व के साथ सेट ऑफ किया। तो हम ये 2 बार एंट्री नहीं डालते हैं, हम इसको डायरेक्टली इसी में एडजस्ट कर देते हैं। और तरीका कैसे होता है, तरीका ये होता है कि बैलेंसिंग फिगर ले लो जनरल रिजर्व को। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि एक तो यहां पर चेंज हुआ, एक यहां पर चेंज हुआ, एक हमारे पास जनरल रिजर्व डिफरेंस में जनरल रिजर्व आया, एक सभी रिजर्व रिकॉर्ड हुए। ये सारा डिफरेंस था मेरा परचेज और मर्जर का। ठीक है सर, इसके बाद हम तीसरी एंट्री पास करेंगे, पेमेंट टू लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट। बताइए, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये होगी इक्विटी कैपिटल, ये होगी प्रेफरेंस कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि कैश था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं इसको इजीली मर्जर से भी बना पाया। तो ये 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। नंबर 4, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना था। तो डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की एंट्री होगी 10% डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड डेबिट
टू 12% डिबेंचर्स, ये 2 लाख रुपए। उसके बाद मेरे पास एक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को अब मैं जनरल रिजर्व में डेबिट करूंगा, क्योंकि ऊपर की एंट्री में डिफरेंस जनरल रिजर्व था, इसीलिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी जनरल रिजर्व में ही एडजस्ट होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 और 20। और कोई एंट्री मेरे पास थी नहीं। अब जल्दी से इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में एक बार इक्विटी और एक बार प्रेफरेंस। चलिए जी, इक्विटी आएगी 21 लाख, 16 लाख जमा 5 लाख, और ये आएगी 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले जनरल रिजर्व 9 लाख रुपए के ए के थे, और बी से मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 80,000, जिसमें से भी मैंने 20,000 बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस में यूज कर लिए। तो ये वैल्यू आई 9,60,000। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 150 और 90, 150 प्लस 90 240। सरप्लस 280 प्लस 70 350। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। अब समझिएगा कि मर्जर की वजह से कहां कहां फर्क पड़ा। मर्जर की वजह से जनरल रिजर्व आया और लिक्विडेशन एक्सपेंस जनरल रिजर्व में एडजस्ट हुए। यानी मर्जर मेथड में वेंडर कंपनी के रिजर्व भी आते हैं, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। इसीलिए स्टैच्यू रिजर्व तो परचेज मेथड में भी सेपरेट एंट्री से आ जाता, सरप्लस एक्स्ट्रा आया। ये दो बातें आपके पास एक्स्ट्रा आई। फिर सर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, %12 डिबेंचर्स 2 लाख। फिर आएगा करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 3 लाख। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मैच कर जाएगी। फिर एसेट्स में आएंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग का अमाउंट कितना, 9,30,000 जमा 4,50,000, 13,80,000। मशीनरी 5,60,000, 3,10,000।
8,70,000 फर्नीचर 280 जमा 115 395 सबको जोड़ लेंगे 26,45,000। करंट एसेट्स स्टॉक 720 और 225 945। डेटर्स 6,10,000। बैंक 190 प्लस 60 250। एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अब नहीं आएगा, तो देख लेते हैं टोटल 26,45,000 प्लस 9,45,000 प्लस 6,10,000 प्लस 2,50,000 44,50,000। वहां चेक करते हैं 23 लाख जमा 9,60,000 जमा 2,40,000 जमा 3,50,000 जमा 1 लाख जमा 5 लाख 44,50,000। तो ये बेटे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 18 था, और बाकी जो बातें बुक ने कही हुई हैं उसको आप भूल जाइए, बुक के नोट्स को भी भूल जाइए। वो क्या कह रहा है कि कैसे लॉस को एडजस्ट करना है, जैसे हमने आपको बताया है ऐसे ही काम आपको करना है। चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अभी होमवर्क भी कुछ नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क देंगे। चलिए टाटा बाय बाय सी यू।